वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन या फिर गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज। बेसिकली जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है वो एक सीरीज ही है। तो बस गॉस ने क्या किया, उसमें एम और एन की कुछ फिक्स वैल्यू देकर फिर उस पर डिस्कशन किया, उसकी अलग अलग फॉर्म्स बनाने की कोशिश की, उसके कन्वर्जेंस पे बात की। तो वही उनका नाम से हो गया गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। फिर आज की क्लास में हम इसके इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में इस पे और आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, ये होता क्या है, 2f1 जो हम पढ़ रहे थे m f n, ये हो गया 2f1, ये इसकी हो गई वैल्यू। तो लिखिए 2f1। उन्होंने जो बात की वो जनरल अल्फा बीटा गामा की बात की। दो वेरिएबल उनके नॉमिनेटर के थे, पैरामीटर गामा एक डिनोमिनेटर का पैरामीटर था एंड जो वेरिएबल था वो था जेड। लेकिन उन्होंने काम किया और इसे सीरीज की तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। r बराबर 1 to 0 to इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r, बीटा पोस्टमर सिंबल r, गामा पोस्टमर सिंबल r, z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। गॉस ने केवल इसी फंक्शन के लिए इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जेंस की बात की। उन्होंने सभी के लिए बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इसके लिए दी। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ जो डिडक्शन है उन पे बात करते हैं। देखो एक हमने पढ़ा था जनरल में m और n लेके वेरिएबल्स पैरामीटर z की वैल्यू 0 रखने पर हमारी पूरी वैल्यू 1 हो जा रही थी। तो यहाँ भी वही चीज है, 2f1 अल्फा बीटा गामा 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की, f1 अल्फा बीटा गामा z बराबर 2f1 बीटा अल्फा गामा एंड z। उन्होंने कहा यदि हम अपर में दोनों को चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्टमर सिंबल अल्फा को आगे लिखूं या बीटा को आगे लिखूं, दोनों मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो सेम या नॉमिनेटर के पैरामीटर हैं उनके अंदर भी सिमेट्रिक है। वैसे जनरल वे में मैं आपको बताऊं तो हम ऊपर वाले किन्हीं भी पैरामीटर को यदि चेंज कर दे, आपस में बदल दें, है ना, एक्सचेंज करें आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि नीचे के भी हम करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस पे बात की तो इस पे हमने लिखा। थर्ड इन्होंने बोला कि यदि ये जो अपर वाले हमारे पैरामीटर हैं, नॉमिनेटर पैरामीटर हैं अल्फा एंड बीटा, ये 0 हो जाए या नेगेटिव में वैल्यू दे। क्या कहा, यदि इनकी वैल्यू 0 हो जाए या नेगेटिव में वैल्यू दे तो हमारी जो ये सीरीज है वो टर्मिनेट हो जाती है, कुछ टर्म के बाद फिर रुक जाती है ना। तो इन्होंने ये सारी बातें की क्योंकि इन्होंने इस पे डिटेल एनालिसिस किया था। तो इन्होंने बोला द सीरीज, या जो हमारा गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज है, द सीरीज is
terminated if alpha और बीटा आर, अल्फा या फिर बीटा या दोनों, कुछ भी हो सकता है, आर 0 और नेगेटिव। कुछ टर्म्स के बाद इसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी और फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी, हमारी जो सीरीज है वो टर्मिनेट होगी। फोर्थ इन्होंने बोला, उन्होंने अब जब अल्फा बीटा पे बात की कि इसके नेगेटिव और इनके 0 या नेगेटिव होने पे हमारी सीरीज टर्मिनेट होती है, तो क्या जो डिनोमिनेटर का पैरामीटर है गामा, जो हमारा डिनोमिनेटर का पैरामीटर है गामा, क्या उसके 0 या नेगेटिव होने पे भी कुछ होता है? उसके लिए उन्होंने बोला जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। नीचे वाली यदि 0 होगी, इन्फिनिटी पे जाएगी ना, डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेगेटिव में होगा तो पोस्टमर सिंबल से जब ओपन करेंगे तो ये हमारी 0, उसमें एक टर्म 0 आ जाएगी, कुछ टर्म आगे चलने के बाद एक टर्म में 0 भी आएगा। जब नेगेटिव से चल के आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म में 0 भी आ जाएगा और हमारी कैसी हो जाने वाली है, डाइवर्जेंट हो जाने वाली है। आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे कैसे टर्मिनेट हो रही है, कैसे ये 0 हो रही है। देखो 0 होने का मतलब है अल्फा बीटा में से कोई 0 हुआ तो क्या होगी, सीरीज की हर टर्म में ये 0 वाली टर्म आएगी, यानी 0 मल्टीप्लाई है तो सारी टर्म्स 0 हो गई, टर्मिनेट हो गई हमारी सीरीज। कुछ टर्म क्या, ये तो एक टर्म भी नहीं चली। नेगेटिव हो तो देखो हम करते क्या है, अल्फा पोस्टमर सिंबल n, अल्फा +1, अल्फा +2, इस तरह से अल्फा +n-1 तक हमारी से ये इस तरह चलती है। अब अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, मान लिया -2 है, n की वैल्यू जब 1 है तो ये होगा -2, n की वैल्यू जब 2 होगी तो ये होगा हमारा -2 +1। जब n की वैल्यू 3 हो गई तो ये हो गई -2 +1 एंड -2 +2, ये 0 आ गया हमारा। यानी जहां पे r की वैल्यू 1 और 2 होगी वहां तक तो हमें टर्म मिलेगी, इसके आगे हमें 0 मिलने वाला है ना। फिर इसके आगे जब 4 वाली करेंगे तो उसमें भी ये टर्म आएगी, r की वैल्यू 5 करेंगे तो भी ये टर्म आएगी, तो हमारी क्या होगी, ये 0 बन जाएगी ये वाली टर्म। और जब 0 मल्टीप्लाई में आती जाएगी तो वो वाली टर्म्स 0 होती जाएगी। कुछ टर्म के बाद सीरीज रुक गई, टर्मिनेट हो गई। अगर ये काम यदि नीचे हो तो जब टर्म 0 नीचे आने लगेगा तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी और ये हमारी सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम कहेंगे, इन्होंने कहा इफ गामा इज 0 और नेगेटिव then series is divergent। सीरीज कैसी हो गई हमारी, डाइवर्जेंट। तो ये इन्होंने 4 बातें तो पहले बताई, फिर इन्होंने और छोटे छोटे कंक्लूजन्स निकाले, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सिंपल सी बातें थी जो हमें देख के समझ आ रही थी, ये मैंने आपको बताया। आगे की जो चीजें हैं वो इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कन्वर्जेंस से होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बाद इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इंटीग्रल फॉर्मूला पे हम बात करेंगे। इंटीग्रल फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, उसका यूज काफी है एंड पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वहां आराम से पूछ लिया जाता है, उसमें अल्फा बीटा गामा की कोई भी वैल्यू पुट करके आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रल फॉर्मूला या इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बताया था 2f1 अल्फा
बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन जेड। इसकी वैल्यू होती है बीटा ऑफ ये बीटा फंक्शन वाला बीटा है ना, बीटा ऑफ बीटा कोमा गामा माइनस बीटा। इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी जेड पे पावर माइनस अल्फा 1 माइनस टी जेड पे पावर माइनस अल्फा इंटीग्रेशन dt। t के रेस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है। बीटा की वैल्यू आप गामा के फंक्शन के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना है। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। ये वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई में होती है, ये 1 अपॉन में आती है, 1 अपॉन में, है ना, 1 अपॉन में होता है ये बीटा वाली फंक्शन। तो मेरी ये गलती हो गई थी, आप थोड़ा एक बार देख लेना, है ना। मैंने एक्चुअली 2 स्टेप को एक स्टेप लिखने के चक्कर में ये गलती कर दी। तो ये होता है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद में रखना है। इसका प्रूफ पे बात करते हैं, इसके प्रूफ पे बात करते हैं। वहां से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आने वाला है। ये वाली टर्म को हम लेके चलेंगे और इसको मल्टीप्लाई लेके वहां पे प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले मैंने लिया इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी जेड पे पावर माइनस अल्फा dt। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1 माइनस जेड पे पावर माइनस अल्फा, उसे हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे क्या है, z की जगह टी जेड पुट करना है इसी फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में हम क्या, इसके जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था आपको ध्यान रखना है, उस फॉर्मूले में हम z की जगह टी जेड पुट करेंगे। हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया था क्या आया था और कैसे आया था। तो इंटीग्रेशन, तो वो सब हम पुट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और इसकी वैल्यू थी 1f0 अल्फा और z की जगह tz था। आई थिंक ये था हमारा। इसकी वैल्यू इस तरह आएगी। अब हमें z की जगह बस tz ही तो लिखना है। तो अब इसे आप लिख सकते हैं, देखिए इसे हम इस वाले फॉर्मेट में भी आप सोचेंगे कि गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में, तो उस तरह फॉर्म में नहीं लिया। इस तरह भी हम लिख सकते थे 2 और 1 करके, यहाँ पे इस तरह लिखते हम कोमा में बीटा एंड बीटा। तो ये इसी फॉर्मेट में भी आ गया हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यू हम ओपन करेंगे इसे। इसे ओपन किया हमने, इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 और 1 माइनस टी रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड इसे ओपन करेंगे समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r टी जेड रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल
और हमारा dt इंटीग्रेशन वाला यही होगा, क्योंकि ये बीटा और बीटा वाला तो हमारा कैंसिल हो जाने वाला है। फिर हम क्या करते हैं, देखो हमारा इंटीग्रेशन है वो t पे है, जो z वाली टर्म है ये r वाली टर्म है, इनमें t है नहीं, तो इसे हम बाहर ले जाते हैं समेशन करके। समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा कोसमर सिंबल r z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल, इंटीग्रेशन में बचा 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड टी रेज टू पावर आर डी टी। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसके साथ ही हम क्या करेंगे, देखो ये t पे पावर बीटा माइनस 1 है, t रेज टू पावर r है, तो हम इन्हें एक साथ लिखते हैं r प्लस टी रेज टू पावर r प्लस बीटा माइनस 1, इस तरह हमने लिख दिया। अब इसे भी हम करते हैं यूज। हम अब फिर से बात करेंगे, हमें बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है, तो हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में लाने के लिए, आप इसे बीटा की फॉर्म में आ चुका है, इसे हम क्या लिख देंगे बीटा फंक्शन की फॉर्म में, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये तो हमारा चल ही रहा है, ये क्या हो गया बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड से, ये हमारा हो गया बीटा ऑफ बीटा प्लस r कोमा गामा माइनस बीटा, ये हो गया। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल एंड बीटा फंक्शन ऑफ बीटा फंक्शन को हम गामा की फॉर्म में ओपन करते हैं, क्योंकि हमें जो बीटा में चाहिए था वो बीटा और गामा माइनस बीटा था, गामा माइनस बीटा तो हमें मिल रहा है। अब हमें इसे हटाने के लिए इसे एक बार ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं गामा बीटा प्लस आर गामा ऑफ गामा माइनस बीटा अपॉन गामा बीटा प्लस आर प्लस गामा माइनस बीटा, ये बीटा से बीटा हुआ हमारा कैंसिल। और अब इसे तो हमें रखना ही है, क्योंकि हमें बीटा में गामा माइनस बीटा चाहिए। अब हम आर को अलग करते हैं, क्योंकि हमारा जो समेशन है वो भी आर पे ही है, समेशन भी आर पे ही, तो आर को अलग कर देते हैं, जिससे ये वाली टर्म हमारी ये से बच जाए, दोनों से आर को अलग करते हैं। हमने जब पोस्टमर सिंबल की या फिर गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या कर रहे थे गामा अल्फा प्लस एन, क्या कर रहे थे हम गामा अल्फा प्लस एन बराबर, इसे हम क्या कर रहे थे हमने पढ़ा था गामा अल्फा प्लस एन बराबर अल्फा इंटू अल्फा पोस्टमर सिंबल एन, ये हमने पढ़ा हुआ था, तो वही यूज हम ऊपर और नीचे दोनों जगह करेंगे। समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल, इसे किया बीटा, एक मिनट, इसे क्या था ये अल्फा पोस्टमर सिंबल r एंड गामा अल्फा, ये वाली वैल्यू थी, हाँ ये था, तो इसे लिखा बीटा गामा एंड बीटा पोस्टमर सिंबल r, और ये हमारा चल रहा है गामा अल्फा माइनस बीटा, अपॉन में हो गया गामा ऑफ गामा, क्योंकि गामा प्लस r बचा, तो ये हो गया गामा पोस्टमर सिंबल r। अब देखिए बराबर समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल, इसके साथ ही बीटा पोस्टमर सिंबल r और गामा पोस्टमर सिंबल r, और बाकी टर्म हमारी बच गई गामा ऑफ बीटा गामा ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ गामा। अब इस गामा ऑफ गामा को लिखेंगे हम बीटा
प्लस गामा माइनस बीटा, इस तरह ये एक टर्म हो गई, इसमें आर नहीं है, इसे हम बाहर ले जाते हैं और ये बन गया हमारा बीटा फंक्शन ऑफ बीटा कोमा गामा माइनस बीटा। एंड ये सीरीज क्या बन गई हमारी 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड ये z, ये हमारी सीरीज बन गई। तो वो 1 में ही आने वाला था, उधर है ना, जो मैंने गलती से उसके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया था, मल्टीप्लाई इधर वाली साइड आने वाली थी। यानी इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू किसके बराबर हम लेके क्या चले थे, इंटीग्रेशन 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 माइनस t रेज टू पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा dt, ये लेके चले थे। तो ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, या हम इसके फॉर्म में लेके आए फंक्शन की फॉर्म में, तो ये 1 में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो किस तरह हमने प्रूफ किया, कैसे कैसे इसका यूज किया, यदि समझ ना आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख ले, क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है जो मैं आपको बता दूं। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, हमने मैनिपुलेशन किए थे, वो यूज किया है, बीटा फंक्शन का यूज किया है, बीटा गामा के रिलेशन का यूज किया है, और थोड़ा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, समेशन की प्रॉपर्टीज का इसमें यूज किया है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंस पे, इस बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। कन्वर्जेंस में कुछ नहीं है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कन्वर्जेंस होगा तो कैसे होगा, कब हमारा ये जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट होगा, ये जो सीरीज है कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, इसके बारे में है हमारा ये अगला छोटा सा टॉपिक है, कन्वर्जेंस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक सीरीज। तो इसके कन्वर्जेंस की जब बात कर रहे हैं तो देखिए गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है क्या, 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन z बराबर समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल r बीटा पोस्टमर सिंबल r एंड गामा पोस्टमर सिंबल r z रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल। अल्फा और बीटा के लिए तो किस तरह ट्रीट होता है ये हमने देख लिया। उसके अलावा भी हम बात करते हैं इसके कन्वर्जेंस पे कि जेड के लिए पैरामीटर तो जेड ही है, अल्फा बीटा को मान लिया मैंने, इनको पॉजिटिव ही वैल्यू दे दी तीनों को ही, तो क्या हमेशा ही कन्वर्जेंस होगा? वहां तो सिर्फ हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट की, सिर्फ गामा की नेगेटिव या 0 होने से तो डाइवर्जेंट होनी है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो हमने पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद यदि नेगेटिव है तो सीरीज टर्मिनेट ही तो होगी, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कुछ फाइनाइट टर्म्स का भी इंफिनिटी तक जाता है ना। मैथ्स में तो बहुत सारे ऐसे इरेगुलेशन है अभी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यदि हमने तीनों को पॉजिटिव ले रखा है तो क्या हम z पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि हम कन्वर्जेंट की बात करें, क्या कंडीशन होगी कि हम डाइवर्जेंट की बात करें, और क्या कंडीशन होगी कि हम इस सीरीज के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करें। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो आपको पता है ना, किसी सीरीज का मोड भी, मोड उस सीरीज का जो होता है वो कन्वर्जेंट हो तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहलाती है। तो ये सीरीज, ये वाली उन गॉस ने कहा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ मोड जेड लेस देन 1, डाइवर्जेंट होगी इफ मोड जेड ग्रेटर देन 1, लेस देन इक्वल टू 1 पे भी ये कन्वर्जेंट होगी। यानी मोड जेड की वैल्यू 1 या 1 से कम हो तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एंड इससे छोटी बड़ी हो, मोड जेड की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एंड एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी? इफ व्हेन मोड z बराबर 1 एंड उन्होंने एक कंडीशन और दी, रियल पार्ट ऑफ गामा माइनस बीटा माइनस रियल पार्ट ऑफ गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0 हो। इसका प्रूफ हमें अभी नहीं समझ आएगा, इसका प्रूफ बाद में करते हैं, या फिर हम कहीं से आपको आइडिया दे देंगे कि हम किस तरह करेंगे जब आगे इससे प्रूफ में जो यूज होने वाला है उसे पढ़ लेंगे। तो इसका रियल पार्ट गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा का ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो अल्फा बीटा गामा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं की कि ये बातें रियल पे ही काम करेगी। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की हमने बात कर दी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मिलते रहिए।